नमस्कार, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की स्पेशल वीडियो में हम सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उत्तराखंड लोअर पीसीएस का एग्जाम 12 दिसंबर को होगा और उसमें 50 प्रश्न इस टॉपिक से आएंगे। 150 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है, जिसमें 100 मार्क्स की आएगी जनरल स्टडी, जीके और 50 मार्क्स का आएगा सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इस टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। ये 2016 का पेपर है लोअर पीसीएस का। इसके आज हम सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आपको आइडिया मिलेगा इस वीडियो से कि किस तरह के प्रश्न सामान्य बुद्धि परीक्षण में आते हैं लोअर पीसीएस के। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें, सेशन पसंद आए तो शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखिए। 8 बच्चे एक टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, प्रत्येक को हर एक के साथ खेल खेलना है। उन्होंने कुल कितने गेम खेले? ये प्रश्न बहुत आता है, अलग अलग वे में आता है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं, इसके लिए आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर लिखिए n-n/2। बस आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ठीक है। आपको और कुछ ही नहीं करना है। तो n की जगह पे क्या रख देना है? 8। तो कितना हो जाएगा? 8 गुणा 7/2। तो 2 चक्को होता है 8, तो 7 चक्को कितना हो जाता है? 28। ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए। ठीक है, अब ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, देखिए कैसे, कि भाई एक हॉल में 12 लोग खड़े हैं और प्रत्येक को हर किसी से हाथ मिलाना है। तो क्या हो जाएगा भाई? 12 गुणा 11/2। ठीक है भाई, 2 छिक्के 12, 11 छिक्के 66। तो बस ऐसे करके आप इसको याद कर लेना। ठीक है, इसी तरह से भाई मतलब ये प्रश्न बहुत बार आता रहता है और इनडायरेक्टली डायरेक्टली आता रहता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। आरंभ में एक हॉल में 500 सीट थी, पुनर्निर्माण के बाद सीटों की कुल संख्या 10% कम हो गई। 10% कम हो गई यानी कि 50 सीटें कम हो गई, तो अब कितनी रहेगी? 450। ठीक है, पहले आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। पंक्तियों की संख्या 5 कम हो गई, परंतु प्रत्येक सीटों की संख्या 5 बढ़ गई, यानी कि पंक्तियां मान लेते हैं रो और ये है कॉलम। ठीक है, 500 सीटें ऐसे रही होंगी ना, कुछ आपकी ऐसे रो रही होंगी और कुछ कॉलम रही होंगी। ठीक है, तो ऐसे आप ये पंक्तियां मान लीजिए और उसमें सीटों की संख्या को क्या मान लीजिए? कॉलम। ठीक है, तो अब आरंभ में हाल में कितनी पंक्तियों और प्रत्येक पंक्तियों में कितनी सीटें थी? अब लग बड़ा टिपिकल रहा है प्रश्न, लेकिन आपको देखिए मैं किस तरह से बताऊंगा, इसको जल्दी करना। देखिए, आरंभ में हॉल में 500 सीटें थी। ठीक है, मान लेते हैं कितनी? x मान लेते हैं रो और y क्या रहेंगे? कॉलम। तो भाई x गुणा y बराबर आपका 500 आएगा। इतना आएगा नहीं आएगा? ठीक है भाई, आप खुद ही देख लीजिए, अगर एक जगह 4 रो हैं और 5 कॉलम है तो 4 गुणा 5 यानी कि 20 सीटें हो जाएंगी। तो इसी तरह से क्या रहा होगा भाई? x इंटू वाई बराबर 500 रहा होगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि भाई पुनर्निर्माण के बाद सीटों की कुल संख्या 10% कम हो गई। अब जो सीटें रहेगी वो कितनी रहेगी? 450। ठीक है भाई, 10% सीटें हो गई कम। ठीक है, तो अब ये क्या कहा कि भाई पंक्तियों की संख्या 5 कम हो गई, यानी कि जो रो है वो कर दी भाई 5 कम, यानी x-5। ठीक है, और जो प्रत्येक पंक्ति में सीटों की संख्या 5 बढ़ा दी, यानी क्या कितना कर दिया? y+5 कर दिया। ठीक हो गया, तो बस अब एक्स वाई बराबर है 500, x-5 y+5 बराबर है 450। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई, लेकिन अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? जो उत्तर है ना, इसी को इसमें रख के देखेंगे, जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही हमारा सॉल्यूशन। हम इसका सॉल्यूशन में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो पहले देखिए, x गुणा वाई बराबर 500। देखिए 20 गुणा 25 बराबर 500 होता है 50 गुणा 10 बराबर 500, 10 गुणा 25, यानी कि पहली इक्वेशन को तो तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन को कितने लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पर रखिए x की जगह पे 20, 20 में से 5 गया 15, और 25 प्लस 5 कितना होता है? 30। तो 15 तिया कितना हो जाता है? 45। यानी कि भाई ये पहला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर दे रहा, तो हो गया बस, यानी कि हमारा ऑप्शन ये ए वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, आयोग ने क्वेश्चन टफ दिया है मैं मानता हूं, लेकिन आप इसको बहुत जल्दी इंप्रोवाइजेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहां पर क्या प्रश्न है? 10 की घात 25 माइनस 7 और 10 की घात 24 प्लस x का अंतर 3 से विभाजित होगा यदि x बराबर, देखिए 10 की घात 25 माइनस 7, यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, इन दोनों का अंतर, यानी कि आपने क्या करना है? माइनस कर देना है। 10 की घात 24 प्लस x। ठीक है, अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 10 की घात 25 माइनस 7 माइनस 10 की घात 24 माइनस x। इनके अंतर को आपने क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। पहले तो आप इन दो पार्ट को देखिए। देखिए 10 की घात 25 माइनस 10 की घात 24, ठीक है, माइनस 7 माइनस एक्स, ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब देखिए इन दोनों को देखिए, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे 10 की घात 24 कॉमन आ जाएगा। देखिए 10 की घात 24 इससे आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बच जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9। ठीक है, ये हो जाएगा सीधे 9 गुणा 10 की घात 24।
ठीक हो गया। आपके पास 10 की घात 25 है और 10 की घात 24 है, तो आप इसमें से 10 की घात 24 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 10 की पावर 1 माइनस 1 बच जाएगा, यानी 9 बच जाएगा। तो ये तो पूरा 3 से डिवाइड हो गया। अब हमारे पास बचा -7 माइनस एक्स, इसको देखना है कि 3 से कैसे डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए मेरे पास बचा -7 माइनस एक्स। अब मुझे x की वैल्यू देखनी है जिससे ये 3 से डिवाइड हो जाए। x की क्या वैल्यू रखूँ? देखिए 7 रखूंगा तो क्या डिवाइड होगा? -7 माइनस 7 -14, नहीं होगा डिवाइड। यहाँ पर -4 रखूंगा, मतलब 4 रखूंगा तो -7 माइनस 4 -11, नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं 3 रखूंगा तो -7 माइनस 3 यानी कि कितना आ जाएगा भाई? -10 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 2 रखूंगा तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2 रखूंगा तो भाई -7 माइनस 2 यानी कि -9 आ जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड होता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। प्रथम 23 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए इसका तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना कि जो प्रथम n संख्या होती है उनका योग होता है n स्क्वायर। सिंपली बस ये याद कर लो, कितना होता है? n स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई बोलता है प्रथम 23 संख्याओं का योग कितना होगा, तो वो हो जाएगा भाई 23 का वर्ग। बस 23 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई? 23 गुणा 23 कर लो अब। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? 23 ये हो गया भाई 23 तिया, सॉरी 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, और ये हो जाएगा भाई, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, मुझे भी दिक्कत हो रही है ना। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 ना, तो 9 6 और 6 12 1 5, तो 529 हो गया सीधे सीधे आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1200 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें कैप्टन व सिपाही हैं। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक 15 सिपाहियों पर एक कैप्टन है। समूह में कैप्टन की संख्या कितनी होगी? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए 15 सिपाही हैं, 15 सिपाही पर एक कैप्टन है। ठीक है, यानी कि 16 का बैच आप मान लीजिए। ठीक है, तो भाई जैसे 15 सिपाही और उसमें एक कैप्टन, तो यानी कि 15 प्लस 1 यानी कि 16 का आप बैच मान लीजिए। तो बस कुछ नहीं करना है, 1200 को आप क्या कर दीजिए, 1600 डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा? उतने आपको कैप्टन मिल जाएंगे। यानी कि प्रत्येक 15 सिपाही के बाद एक कैप्टन आएगा, तो यानी कि आप 16 के बैच में इसको निपटा दीजिए। तो आप क्या कर दीजिए, इसको डिवाइडेड बाय 16, यानी कि आपके ऐसे कितने बैचेस होंगे ये आपको सिंपली देखना है। ठीक है, तो भाई क्या होगा? 4 चक्को होता है 16, 4 तिया होता है 12, 4 सत्ते होता है 28, 4 पंजे हो जाता है 20, यानी कि 75 इसमें क्या होंगे? कैप्टन रहे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 2 महिलाएं व 2 पुरुष ताश खेल रहे हैं। वे मेज की उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की ओर को बैठे हैं। किसी भी महिला का मुंह पूर्व की ओर को नहीं है। वे व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। वह समान लिंग के नहीं है। एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है, महिलाओं का मुख किस दिशाओं की ओर का है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आप ऐसे टेबल बनाइए, देखिए ये एक टेबल बनाना इस तरह से। ठीक है, एक टेबल है, ये क्या है? उत्तर। ठीक है, ये है दक्षिण, इसको ऐसे लिख देता हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, अब देखिए किसी भी महिला का मुख पूर्व की ओर को नहीं है, यानी कि अगर कोई महिला है वो इधर नहीं बैठ सकती, यानी ये वाली साइड में नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो इधर वाली साइड में कभी भी महिला नहीं हो सकती। ठीक है, और दूसरा देखिए स्टेटमेंट, वे व्यक्ति जो एक दूसरे के सामने बैठे हैं समान लिंग के नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर महिला नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पर महिला नहीं है तो महिला कहाँ पर होगी? यहाँ पर क्या रहा होगा? पक्का कोई पुरुष रहा होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई मेल रहा होगा, ये मेल। ठीक है, क्योंकि आपसे कह रखा ना भाई 2 महिलाएं 2 पुरुष, तो यहाँ पर अगर महिला नहीं है तो यहाँ पर मेल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि साफ कह रहा है कि अगर महिला, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो महिला है पूर्व की ओर को नहीं बैठ सकती है, उसका मुंह कभी भी ईस्ट की ओर को नहीं हो सकता, तो यहाँ पर पक्का क्या रहा होगा? मेल रहा होगा, और यहाँ पर क्या रही होगी? फीमेल रही होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर फीमेल है, इसके बाद अब देखिए कि अब अगला स्टेटमेंट देखिए कि भाई एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर को है। देखिए एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर को है, यानी कि नीचे, यानी कि साउथ की ओर को है, तो बैठा कहाँ को होगा? ये यहाँ पर बैठा होगा। ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एक और मेल आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर मेल है तो यहाँ पर क्या रहेगी? फीमेल।
तो बस आपको मिल गई 2 फीमेल। एक फीमेल यहाँ बैठी है, एक फीमेल यहाँ बैठी है, इसका मुख यहाँ की ओर को है, इसका मुख यहाँ की ओर को है। तो आप देखिए ये यानी कि ये कौन सी साइड है, पश्चिम, और ये साइड है उत्तर, यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा में फीमेल बैठी हुई है, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, एक टेबल बनानी है, बस ये ध्यान रखना है कि मुख यहाँ पर क्या हो रही, फेस की बात हो रही। ठीक है, तो अगर कोई बंदा पूर्व में बैठा है तो उसका मुख कहाँ की ओर को होगा, पश्चिम को होगा। बस आपने ये ध्यान रखना है। कोई उत्तर की ओर को बैठा है तो उसका जो मुख है वो कहाँ की ओर को होगा, दक्षिण की ओर को होगा, क्योंकि ये टेबल है ना, टेबल में ऐसे बैठे होंगे ये लोग, ये ठीक है, सबके मुख इस तरह के होंगे। तो ये वाला जो है, यानी कि ये अगर ये वेस्ट वाला है तो इसका मुख क्या होगा, ईस्ट की ओर को होगा। जो ईस्ट वाला होगा उसका मुख क्या होगा, वेस्ट की ओर को होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी भी महिला का मुख पूर्व की ओर को नहीं है। तो अगर उसका मुख पूर्व की ओर को नहीं है तो यानी कि वेस्ट में कोई भी महिला नहीं बैठी होगी, तो वेस्ट में पक्का क्या होगा, पुरुष बैठा होगा, क्योंकि अगला स्टेटमेंट यही बताता है। ठीक है, तो अब आप इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में एक दंपति और माता पिता व उनके बच्चे हैं। ए सी का पुत्र है, ई ए की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है, जो कि ई की माँ है। परिवार में पुरुष सदस्य कौन से हैं? देखिए इनको करने का तरीका कैसे रहता है, पहले आप देख लीजिए, परिवार में दंपति के माता पिता और उनके बच्चे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे, ए सी का पुत्र है, देखिए ए सी का पुत्र है, यानी कि सी का लिंग अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन ए का लिंग निर्धारित हो गया। आप ऐसे लिख लिए, ए को आप पॉजिटिव मान लीजिए, पुत्र यानी कि मेल को आप पॉजिटिव मानिए और फीमेल को नेगेटिव मानिए। ठीक है, ठीक, तो ए सी का पुत्र है। इसके बाद क्या है, ई ए की पुत्री है, यानी कि ई का भी लिंग निर्धारित हो गया, यानी ई क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर से ई ए की पुत्री है। ठीक हो गया। अब देखिए इसके बाद आगे, डी एफ की पुत्री है जो कि ई की माँ है। देखिए डी एफ की पुत्री है जो कि ई की माँ है, यानी कि देखिए ई की जो माँ है, डी एफ की पुत्री है जो कि ई की माँ है, यानी कि आप देखिए यहां से आप देख सकते हैं कि डी ई की माँ है। ये डी फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि वो है ना, और ये जो डी है वो एफ की क्या है, पुत्री है, ये एफ। ठीक है, एफ की पुत्री, बस इतना आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो डी है वो एफ की पुत्री है और वो ई की माँ है। ठीक हो गया। तो यहां पर से आप देखिए परिवार में पुरुष सदस्य कौन सा। अब परिवार में पुरुष सदस्य देखिए, आपको ना सी का लिंक पता लग रहा है, ना एफ का लिंक पता लग रहा है, ना ही आपको बी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं लगा। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ ए वाला है दिख रहा है जो परिवार में पुरुष सदस्य, तो आप इसको क्या नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित अनुक्रम में स्थान में कौन सी संख्या आएगी। देखिए जब भी आपको एकदम से संख्याएं बढ़ती हुई नजर आए, जैसे 4 से 23, 60, 121 हो गया, तो आप ध्यान रखिएगा कि वहां पर हमेशा कोई ना कोई स्क्वायर या क्यूब होता होगा। ठीक है, अब बिल्कुल ही बहुत लंबा अंतर है तो इसका मतलब है कि क्यूब रहा होगा। तो यानी कि देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब अगर आप करें तो वो आता है 8, 8 में से अगर आप 4 माइनस कर दें तो फिर से 4 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए 23 है, 23 मतलब 3 का क्यूब माइनस 4, यानी कि 27 में से 4 गया तो 23 बच जाता है। ऐसे ही 4 का क्यूब माइनस 4 करेंगे तो आपका 64 आएगा। 5 का क्यूब यानी कि 125 में से आप 4 माइनस कर दीजिए तो 121 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगला क्या होगा बताइए, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब माइनस 4, यानी कि 216 में से आपने 4 को माइनस करना है तो 212 आ जाएगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राहुल ने कहा यदि विजय मुझे रुपए 40 देता है तो उसके पास अतुल से आधे रुपए होंगे। यदि अतुल मुझे 40 रुपए देता है तो हम तीनों के पास समान राशि होगी। ठीक है, तो राहुल, विजय और अतुल के पास कुल कितनी धनराशि है। अच्छे से एक बार इस प्रश्न को देखिए। राहुल ने कहा यदि विजय मुझे 40 रुपए देता है तो उसके पास अतुल से आधे रुपए होंगे। चलिए राहुल यानी कि विजय और अतुल, इनके पैसे को कुछ मान लेते हैं। जैसे विजय के रुपए को मैं मान लेता हूँ x और अतुल के रुपए को मैं मान लेता हूँ y। ठीक है, तो देखिए विजय अगर 40 रुपए देता है, यानी कि विजय के x में से 40 रुपए माइनस हो जाए तो भाई जो अतुल है उसके पास अतुल के आधे रुपए हो जाएंगे, कि यानी y/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2x, ये देखिए 2 यहाँ गुणा में चल जाएगा, 2 माइनस ये हो जाएगा 80 बराबर हो जाएगा y। ठीक है, तो ये जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 80। पहली इक्वेशन तो ये बन गई।
ठीक है। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि लेकिन यदि अतुल मुझे 40 रुपए देता है, यानी कि y में से अगर 40 माइनस होता है तो हमारे पास तीनों के पास समान राशि होगी, कि यानी कि अगर मैं से y में से अगर आप 40 माइनस कर दो तो भाई वो राशि विजय के बराबर हो जाएगी, यानी कि y माइनस 40, देखिए यहाँ से y माइनस 40 बराबर हो जाएगा x। ठीक है, y माइनस 40 बराबर x। ठीक है, तो यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा, इसको आप इधर ले जाइए तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 40। ठीक है, अब दोस्तों आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स का थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया। तो x बराबर 80 प्लस 4 120। ठीक है, तो ये x बराबर तो आपका कितना आ गया 120 है ना। तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आप इसकी वैल्यू को रख दीजिए, ये हो जाएगा भाई माइनस, तो y बराबर आ जाएगा भाई दोस्तों 160 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर आ जाएगा 160। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा था कि x मतलब कि y माइनस 40 बराबर अगर x है, और ये कह रहा है कि तीनों की धनराशि समान हो जाएगी। तीनों की धनराशि समान हो जाएगी का मतलब है कि मान लेते हैं इस केस में जो राहुल है, राहुल की धनराशि कितनी रहेगी, z रहेगी, है ना, यही है। तो भाई जो धनराशि है x बराबर x, मतलब राहुल की धनराशि भी कितनी रहेगी, x ही रहेगी, है ना। तो बस आपने कुछ नहीं करना, आपने इन तीनों को ऐड कर देना है। कौन किस किस को, 120 160। ठीक है, 120 और 160 को आपने ऐड कर देना। तो आप करिए, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको एक बार सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब दोस्तों जैसे कि हमें विजय की इनकम मिल गई, अतुल की इनकम मिल गई, भाई एक्स और वाई मिल गया। ठीक है, अब लेकिन आपको निकालनी है राहुल की भी इनकम, क्योंकि आपको तीनों की कुल धनराशि निकालनी है ना। तो भाई देखिए, आपसे क्या बोला गया है कि यदि अतुल मुझे 40 रुपए देता है तो हम तीनों की राशि समान होगी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि जब अतुल ने उसको 40 रुपए दिए तब जाके तीनों की धनराशि आपकी समान हुई। तो यहाँ से अगर आप दोस्तों इसको निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, देखो आपको मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए x की इनकम, x बराबर तो आपका आ गया 120, y के पास तो है 160 रुपये। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि जब y यानी कि y इसको 40 रुपये देगा, जब इसको 40 रुपये देगा तब जाके, यानी कि अगर उसके पास 80 रुपये रहे होंगे, ठीक है, तभी जाके इनकी धनराशि क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं उसकी जो धनराशि है वो z मान लेते हैं, तो भाई अगर z में प्लस 40 करेंगे, z में प्लस 40 करेंगे, जब वो यानी कि जो वो z में जब वो 40 ऐड हुआ होगा तब जाके उसकी धनराशि x के बराबर हुई होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई जो राहुल है, राहुल की धनराशि z रही होगी, है ना। तो z में आपने क्या किया कि भाई वहां से उसको 40 रुपए उसने दिए, तो z प्लस 40 बराबर कितना हो गया, 120। ठीक है, तब जाके उसकी जो धनराशि है x के बराबर होगी, तो z बराबर कितना रहा होगा दोस्तों, 80 रहा होगा, है ना। तो यहाँ से इसका कितना आ गया, 80 आ गया। तो अब आपने इन तीनों को ऐड करना है, 120 160 और 80। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 6 2 8 8 16 3। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये एग्ज़ाम में आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे का प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए, एक रस्सी जिसमें एक गाय खूंटे से बंधी है, उसको 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दिया, गाय को चरने के लिए कितनी जगह मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन है, बस आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपको जो सर्किल का एरिया है वो निकालना आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक गाय है, ये देखिए एक गाय यहाँ पर मान लेते हैं मिडिल में खूंटे से बंधी हुई। ठीक ठीक है, अब क्या था कि वो क्या कर सकती है, इस पूरे एरिया को चर सकती है। ठीक है, अब क्या करिए आप कि भाई जो गाय की खूंटा है उसको 12 मीटर से, पहले यहाँ पर 12 मीटर था, 12 मीटर से बढ़ा के इसको 23 मीटर कर दिया। ये अब वो इतने एरिया को चर पाएगी, एक्स्ट्रा कितने एरिया को चर पाएगी गाय को चरने के लिए, और कितनी जगह मिलेगी, यानी कि इतनी जगह मिलेगी ये। ठीक है ना, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने इतने का एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कैसे होगा। भाई एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई पहले कितना था, पहले थी 12 मीटर, 12 से 23 मीटर कर दी, यानी कि आपने क्या करना है, बड़े वाले सर्किल में से, यानी पाई गुणा, देखिए रेडियस कितनी हो गई 23 का स्क्वायर माइनस पाई गुणा 12 का स्क्वायर, ये आपने कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं।
देखिए कैसे करेंगे, पाई कॉमन आ जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सॉरी 23 का स्क्वायर, सॉरी 23 का स्क्वायर माइनस 12, 23 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए किस तरह से होगा, पाई गुणा मतलब 23 का स्क्वायर हो जाएगा, 23 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, अभी हमने देखा था 529 माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। ठीक है, अब पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 22/7 गुणा 529 में से आप 144 को माइनस करिए। ठीक है, 385, तो 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 पंजे होता है 35, 7 पंजे होता है 35, तो 55 गुणा क्या करना है 22 करना है। ठीक है, 55 गुणा 22, तो 110 और 110 ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, 0 1 1 2 1 0। ठीक है, तो 1210 इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोहिनी 9 दिन पहले चलचित्र देखने गई, वह चलचित्र देखने केवल बुधवार को जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। ध्यान देखिए 9 दिन पहले यानी कि आज से अगर 9 दिन पहले की बात करेंगे तो भाई 10 दिन हो गए टोटल मिला के। ठीक है, 9 दिन पहले चल रहा है। ठीक है, तो भाई आप यहाँ से स्टार्ट करिए। अगर पहला दिन क्या था, फिर से देखिए पहला दिन क्या है बुधवार, क्योंकि वो केवल बुधवार को जाती है, पहला दिन है बुधवार। ठीक है, तो अब इसमें पहला दिन बुधवार है, इसमें 7 दिन और ऐड करके यानी कि 8वां दिन भी क्या होगा बुधवार। ठीक है, 8वां दिन भी क्या होगा बुधवार। अब इसके बाद देखिए 9वां दिन क्या होगा बृहस्पति, और 10वां दिन क्या हो जाएगा शुक्रवार। तो हमें 10 ही तो चाहिए ना भाई। मोहिनी 9 दिन पहले, 9 दिन पहले का मतलब ये है, अगर 9 दिन पहले की बात करते हैं तो 10 दिन हो गए मतलब कुल मिला के। ठीक है, तो भाई 10 दिन में अगर पहला दिन बुधवार है तो 10वां दिन कौन सा होगा, तो 10वां दिन आपका क्या क्या हो जाएगा, आपने क्या कर देना है एक एक हफ्ता ऐड करते हुए चले आना है। तो भाई 10 में अगर पहला दिन बुधवार है तो फिर उसमें 7 दिन और ऐड करिए, तो 8वां दिन भी बुधवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार और फिर शुक्रवार। ठीक है, तो बुध बृहस्पति शुक्र यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं। इस चित्र में आपको त्रिभुज के बारे में बताना है दोस्तों। किस तरह से आप करेंगे, देखिए आप इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप 1 2, अगर आप इन 2 को काउंट करेंगे तो ये इसके बाहर भी एक और त्रिभुज है, तो 3 त्रिभुज तो यहीं पर ही हो गए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 1 2, तो 3 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे, तो टोटल मिला के कितने त्रिभुज हो गए 6 त्रिभुज हो गए। ठीक है, 6 त्रिभुज हो गए। अब देखिए 6 त्रिभुज हो चुके हैं, 7वां ये होगा, 8वां ये होगा। ठीक है, ये आपके 8 त्रिभुज हो गए अभी तक टोटल मिला के। ठीक है, 8 त्रिभुज अभी तक आपके हो चुके हैं। अब आप देखिए, अब बड़े त्रिभुज को गिनिए, जैसे कि 8, इसके बाद देखिए ये वाला होगा 9। ठीक है, ये वाला होगा दोस्तों 10। ठीक है, ये वाला होगा कौन सा 11। ठीक है, 11 त्रिभुज हो चुके हैं। अब ये वाला त्रिभुज आपका क्या हो गया 12वां। ठीक है, ये 12 आपके त्रिभुज अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि इसमें और त्रिभुज नहीं है, इसमें और त्रिभुज भी दोस्तों बन सकते हैं। देखिए अभी हमने इस त्रिभुज को काउंट ही नहीं किया, देखिए इस वाले त्रिभुज को तो हमने काउंट ही नहीं किया, 13। ठीक है, ये त्रिभुज भी यहाँ पर बन रहा है एक्स्ट्रा, ये वाला भी ना, ये भी तो आपका एक त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज भी आपका एक एक्स्ट्रा 13, ये भी आपका क्या है 14। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो इस ऑप्शन में कोई भी करेक्ट नहीं है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, इसमें ज्यादा त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 1000 का 50% का 10% का 10% होगा, कुछ नहीं करना होता है, आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है सिंपली। 1000 है, इसका आपने क्या निकालना है 50%। ठीक है, इसका 10%, इसका 10%। ठीक है, यानी कि बट्टे 100 बट्टे 100 बट्टे 100। ठीक है, अब आप एक जीरो काट दीजिए, ये यहाँ से भी कट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक, और 1 2 3, 3 जीरो ये हैं और 3 जीरो ये कट गए, तो एक्चुअली कितना आ गया 5 आ गया, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो यानी ए वाला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1 से 50 तक पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो गुणनफल में शून्यों की कुल कितनी संख्या होगी। बड़े अच्छे लेवल का प्रश्न है दोस्तों। 1 से लेकर 50 तक के पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो उसको 50 फैक्टोरियल बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँगा भाई 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि 1 से लेकर आप 4 तक मल्टीप्लाई करिए।
1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे ही 50 फैक्टोरियल होगा तो उसमें जीरो की संख्या कितनी होगी दोस्तों। इसको निकालने के लिए आपका एक तरीका है, आपको अगर इसको डायरेक्टली करना है तो आपने कुछ नहीं करना होता है। जो 50 है ना, आप इसको 5 से डिवाइड करिए, करते चले जाइए। पहले 5 के 1 से डिवाइड करिए, फिर 5 के 2 से, फिर 5 के 3 से, जब तक ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जैसे कि भाई 50 को पहले आप कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से, ठीक है। और जो आपका आएगा, जो मतलब आपका जो इसका मल्टीपल आता है उसको लिख देना, रिमाइंडर को नहीं लिखना है, ठीक है। तो 5 दशंकी कितना हो जाता है, 50। पहला तो ये आ गया, ठीक है, इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा। फिर इसके बाद 50 बट्टे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर। तो 50 बट्टे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। तो 10 और 2 कितने हो गए, 12। अब देखिए 50 बट्टे अगर मैं 5 का क्यूब करूंगा तो वो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 का क्यूब क्या हो गया, 50 से बड़ा हो गया, 125। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको निकालते हैं। और वैसे देखा जाए तो बहुत डीप मेथड है। ये जो मैथ्स वाले हैं वो बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मैथ्स में भी देखिए उतना ईजी नहीं है। जैसे अगर आपसे बोला जाए भाई 50 फैक्टोरियल में 3 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप 3 से पहले आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर तो दोस्तों बात हो रही शून्यों की संख्या की। शून्यों की संख्या में आपको 10 के फैक्टर निकालने थे, और 10 के मल्टीपल होते हैं 2 और 5, ठीक है। तो आपको क्या करने थे, 2 और 5 के फैक्टर निकालने थे। क्योंकि 5 के फैक्टर सबसे कम आएंगे तो फिर हम इसलिए डायरेक्टली 5 किया। तो ये बहुत अंदर तक की मेथड है, इसको समझाने का इतना वक्त नहीं है। तो सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, आपने करना क्या है कि आपके पास जब भी ऐसा पूछा जाए कि भाई 1 से लेकर 40 तक के पूर्णांकों को गुणा किया जाए, आप कुछ मत करिए, आप सिंपली क्या करिए, उसको ऐसे डिवाइड करिए। पहले 5 से डिवाइड करो, फिर उसके बाद उसको 5 के स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर उसके बाद उसको 5 के क्यूब से डिवाइड करो, ऐसे करके चले जाओ। मान लेते हैं ऐसे हम पे 1 से लेकर 100 तक के पूर्णांकों का गुणा होता, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास 100 फैक्टोरियल होता, इसमें हमें शून्यों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालते, देखिए पहले निकालते 100/5। 100/5 कितना हो जाता है, 5 दूनी 10, ठीक है, 20। इसके बाद क्या करेंगे, 100/5 का स्क्वायर। 100/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100/25। तो 25 चक्को कितना हो गया, 100, ठीक हो गया। तो यानी कि कितने हो गए भाई, 24 जीरो हो गए, ठीक। अब 100 बट्टे अगर मैं 5 का क्यूब करूंगा तो वो नहीं हो पाएगा। 100/5 का क्यूब करूंगा तो दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें टोटल जीरो की संख्या कितनी होगी, 124। एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लेते हैं आपसे कोई कहता है भाई 200 फैक्टोरियल का निकालो, तो क्या करेंगे, 200/5, ठीक है। तो 5 चक्को कितना हो जाएगा, 20, तो 40 हो गए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 200/5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो भाई 25 से आप इसको डिवाइड करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पूरा डिवाइड हो, जितना भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो कितना जाएगा भाई, 5 पंजे होता है 25, और 5 चक्को होता है 20। तो 5 अट्ठे 40 में चला जाता है, तो ठीक हो गया, 40 + 8 आ गया, ठीक। अगला कितना होगा, अगला होगा 200/125, यानी 5 का क्यूब। 5 का आप क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 125 से एक टाइम ही जाता है, तो एक जीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर को नहीं देखना है, बस जितने टाइम जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा डिवाइड हो। तो 40 + 8 + 1 यानी कितना हो गया, 49। इसमें क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये आपकी मेथड है, ठीक है। एक साइकिल के पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 13.2 किलोमीटर चलने पर यह कितने चक्कर लगाएगा। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। देखिए एक पहिया है, इसका पूरा व्यास कितना दे रखा है आपको, 28। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14, क्योंकि जो त्रिज्या होती है व्यास की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। आपको रेडियस मिल गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 13.2 किलोमीटर चलने पर ये कितने चक्कर लगाएगी। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसकी परिमिति निकालनी पड़ेगी, इसकी पैरीमीटर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले आप इसकी पैरीमीटर निकालिए। देखिए पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। या जब देखिए ना, जब ये चक्का घूमता है तो कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना, आगे आगे बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसकी ये जो ये सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस को आपको निकालना पड़ेगा। सरकमफ्रेंस, इसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है। आप सरकमफ्रेंस निकालिए, तो यानी कि एक सरकमफ्रेंस कितने के बराबर है। तो पहले आप निकालिए इसकी सरकमफ्रेंस कितने के बराबर है। तो ये जाएगा भाई 2 × पाई × r। r कितना है, 14। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 14, ठीक है। तो 7 दूनी हो गया 14। तो चलिए इसको लिख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 × 22 लिख लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से बचना चाहिए, 4 × 22 करके लिखो, ठीक है। अब ये कह रहा 13 पॉइंट, देखिए यानी कि कहने का मतलब है कि ये जब एक चक्कर मारता है तो एक चक्कर में ये 22 × 4 सेंटीमीटर घूम जाता है। 22 × 4 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। जब साइकिल का जो एक पहिया है वो जब एक चक्कर मारता है तो एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है। तो इतनी दूरी में कितने चक्कर मारेगा, सीधी के बात है कि आपने क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो 13.2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भाई, 22 × 4, ठीक है। ऐसे कर देना। अब देखिए ये है किलोमीटर में, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में।
क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, अब सीधी बात है कि ये है सेंटीमीटर में, तो इनटू क्या करना पड़ेगा 100 भी करना पड़ेगा, यानी कि सीधी बात है इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा देखो 132 गुणा, अब आपको सिंपली कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना तो देखो दोस्तों आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये 3 जीरो है और 1 जीरो, यानी कितने हो गए आपके, 1 जीरो यहाँ चला गया तो 4 जीरो, 1 2 3 4 बट्टे ये हो जाएगा भाई 22 गुणा 4। सिंपली अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये देखिए 4 जाता है सीधे, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12। ठीक है, ठीक, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, ये सीधे 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33 और ये चला जाता है सीधे 2 पंजे 10। ठीक, तो 5 तियाँ 15, यानी कि 15,000 चक्कर ये मार देगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बराबर संख्या में गाय और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम थी, ग्वालों की संख्या कितनी थी? ठीक है, बराबर संख्या में गाय और ग्वालों का समूह था, यानी कि x मान लेते हैं, गाय हैं, ग्वाले भी कितने हैं, x हैं। ठीक है, अब एक समूह में पैरों की संख्या, देखिए अगर गाय x हैं तो उनके पैर कितने होते हैं 4, तो उनके पैर कितने होंगे 4x। ग्वाले मनुष्य, ठीक है, तो उनके पैरों की संख्या कितनी होती है, एक ग्वाले में कितने पैर होंगे 2, तो टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 2x। तो 4x प्लस 2x बराबर दे रखा पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 4 गुना से 28 कम थी। अब बताइए इसमें इसके हर एक का एक एक सर होता है, तो टोटल सिरों की संख्या कितनी होगी 2x, है ना, x प्लस एक्स 2x, उसके 4 गुना से यानी कि उसका 4 गुना कम से 28 कम कर दो, तो ये आपका बन जाता है। तो 4x प्लस 2x कितना हो गया 6x और ये हो गया 8x माइनस 28। अब आपको सिंपली इसको दोस्तों सॉल्व करना है, पक्षांतर करिए हो जाएगा सॉल्व। तो 2x बराबर ये आ जाएगा 28, तो x बराबर आ जाएगा 14। ठीक है, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर से आप समझ लीजिए, बराबर संख्या में गाय और ग्वाले के समूह हैं, इनको भी हमने x मान लिया, इसको भी हमने x मान लिया। पैरों की संख्या, इसके पैरों की संख्या होगी 4x, इसके पैरों की संख्या होगी 2x। ठीक है, यानी कि टोटल आपका कितना हो गया 6x मान लेते हैं। ठीक है, अब सिरों की संख्या के, इसके सिरों की संख्या कितनी है x, इसके सिरों की संख्या x है, तो टोटल सिर हो गए 2x, उसके 4 गुने से 28 कम है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दो संख्या 3:5 में है। ठीक है, अगर 9 को उन संख्याओं से घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाएगा, तो संख्याएं क्या होंगी? देखिए प्रश्न बहुत बार आता है। अगर दो संख्याएं 3:5 में है तो मान लेते हैं एक संख्या है 3x, दूसरी है 5x। ठीक है, अब उन संख्याओं में से आपने क्या करना है 9 घटा देना है। इससे भी 9 घटा दिया, इससे भी 9 घटा दिया। ठीक है, इससे भी 9 घटा दिया, इससे भी 9 घटा दिया, तो इसका जो अनुपात है दोस्तों वो हो जाता है 12:23। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि वो संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, अब आप चाहें तो दोस्तों इसको डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपने क्या करना है सिंपली पक्षांतर करना है। ठीक है, तो पक्षांतर करके इसको करिए, ये हो जाएगा। देखिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 23 3 तियाँ हो गया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस आपने सिंपली इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 तियाँ हो जाएगा 27, 9 दूनी 18, 18 19 20 बराबर हो जाएगा 12 पंजे होता है 60x माइनस 12 नमा होता है 108। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 60 में से इधर जाएगा, 59 में से 60 गया, यानी 69 में से 6 गया, तो कितना बचेगा 9x बराबर हो जाएगा 207 में से आपने क्या कर देना है 108 को माइनस कर देना है। 207 में से आप 108 को माइनस कर दीजिए, 17 में से 8 जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 9। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 99। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 11। ठीक, तो x की वैल्यू तो आपके कितनी आ गई 11 आ गई। ठीक है, तो आपने क्या बताना है, दो संख्याएं 3:5 में है, तो दो संख्याएं क्या थी 3x और 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। तो एक संख्या होगी 33, एक संख्या होगी 55, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, आप चाहते तो आप क्या कर सकते थे, डायरेक्टली उन समीकरणों में भी उसको रख सकते थे, जैसे मैंने पहले किया था। आप सिंपली उसको रख दीजिए वहां पर और वैल्यू को निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्तमान में सोनी अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है और अपने पति से 3 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष के बाद उसके बेटे की आयु 15 साल हो जाएगी,
तो सोनी के पति की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी। अच्छा प्रश्न है। देखिए, सोनी अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है। मान लेते हैं इसके बेटे की आयु है x, ठीक है, तो सोनी की आयु कितनी होगी 4x, ठीक है। और ये कह रहा है कि अपने पति से 3 वर्ष बड़ी है। अपने पति से, मान लेते हैं इसके पति की आयु है z, ठीक है। तो अगर इसके पति की आयु z है तो भाई यहाँ से अगर, तो यानी कि जो 4x है वो आपका कितना होगा, यानी कि जो अगर उसके, यानी कि जो अपने पति है उससे अगर वो 3 वर्ष बड़ी है तो जो सोनी की आयु है अगर 4x है वो क्या होगा, z+3 के बराबर होगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि सोनी अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है, तो अगर उसके बेटे की आयु x है तो सोनी की आयु कितनी होगी 4x। और मान लेते हैं अगर उसके पति की आयु z है तो सोनी की आयु होगी z+3, है ना। अगर पति की आयु z है, क्योंकि पति से 3 साल बड़ी है, तो उसकी आयु होगी z+3, तो इसका मतलब है कि 4x बराबर होना चाहिए z+3। पहला तो इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 3 वर्ष बाद उसके बेटे की आयु 15 साल हो जाएगी, यानी कि आज से 3 वर्ष बाद, यानी कि x प्लस अगर मैं 3 करूँगा तो इसकी आयु हो जाएगी 15 साल, यानी कि वर्तमान में वो 12 साल का है। तो अगर वो वर्तमान में 12 साल का है तो जो सोनी है वो कितने साल की है, 48 साल की, ठीक है। वर्तमान में वो है 48 साल की, क्योंकि 12 चक्कों कितना हो जाएगा 48, ठीक है। और वो अपने पति से 3 साल बड़ी है। अगर वो अपने पति से 3 साल बड़ी है तो जेड की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 48 में से 3 माइनस कर दो, यानी कि 45 साल का उसका पति है अभी वर्तमान में। अब कह रहा 5 साल बाद कितनी होगी आयु, तो इसमें क्या कर देंगे 5 ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 50 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो सी वाला ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक सोनी है वो अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है। अगर बेटे की आयु x है तो सोनी की आयु होगी 4x, और मान लेते हैं इसके पति की आयु है z, तो सोनी की आयु होगी कितनी, z+3, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि 4x बराबर हो जाएगा z+3, ठीक है। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद उसके बेटे की आयु 15 साल हो जाएगी, तो सिंपली है तो वो अभी कितने साल का होगा, 12 साल का होगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद उसकी आयु 15 साल हो जाएगी, तो अभी वो 12 साल का है। तो सोनी होगी 48 साल की और उसका पति होगा 45 साल का। तो बस अब आपने क्या कर देना, उसमें 5 ऐड कर देना, तो 50 साल आयु हो जाएगी। इसको आप सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नीचे कथन दिया गया है उसके आधार पर आपको निकालना है कि भाई पी का चाचा कौन है। देखिए ध्यान से, जैसे जैसे मैं करूंगा उसी टेक्निक से आप करिएगा। के जे का भाई है, ठीक है। के क्या है, जे का भाई है, तो के में आगे क्या आएगा, प्लस। देखिए समकक्ष में इस तरह से आता है, के जे का भाई है, यानी के का लिंग निर्धारित है, ठीक है। इसके बाद देखिए एम के की बहन है, तो एम तो क्या हो गई, नेगेटिव के में, ठीक हो गया, यानी उसकी बहन है। अब देखिए इसके बाद पी एन का भाई है, तो एन तो यहाँ पर ना, यहाँ पर पी एन, यहाँ पर एन है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। इसके बाद देखिए एन जे की पुत्री है, एन जे की पुत्री, यानी कि एन नीचे आएगा और वो जे की क्या है, पुत्री, यानी नेगेटिव, ठीक है। अब देख लीजिए पी एन का भाई है, तो पी एन का भाई है, यानी कि पी क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो भाई सीधी बात है कि जो पी है वो जे का पुत्र है। अब आपसे क्या कह रहा है भाई, पी का चाचा कौन है। अब देखिए पी का चाचा कौन है, देखिए पी का चाचा कौन है ये निर्धारित नहीं किया सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जे का लिंग ही पता नहीं लगा। देखिए जो के है वो पी का चाचा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव होता तो वो उसका चाचा होता, ठीक है, लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो ये उसका मामा होता। तो अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह से क्या है कि भाई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जे का लिंग निर्धारित नहीं हो पा रहा। पी उसका बाप भी हो सकता है, जो मतलब जो जे है वो पी का पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है। तो माता होती तो वो उसका मामा होता, और अगर पिता होगा तभी जाके उसका वो चाचा निकलेगा पी का। तो इस तरह से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों में से आपको बताना है कौन सी संख्या गलत है। तो ये प्रश्न को दोस्तों हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि पैटर्न मुझे इसका थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी हम 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपने कुछ नहीं करना, आपने स्क्वायर करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे पहला वाला 42 है, तो 42 को आपने क्या करना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, 7 का स्क्वायर माइनस 7, तो ये हो जाएगा 49 में से आपका 7 जाएगा तो कितना बन जाएगा 42, ठीक है। ऐसे ही जो 110 है दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर माइनस 12, ठीक है। हाँ 12 का सॉरी हाँ 11 का स्क्वायर माइनस 11 है, 12 का कह रहा हूँ मैं, सॉरी 11 का स्क्वायर माइनस 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 11 कितना हो जाएगा, 121 में से आप 11 करेंगे तो 110 माइनस 110 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसी 132 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 12,
12 का स्क्वायर माइनस 12 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 132 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें 210 की तो ये हो जाएगा भाई 15 का स्क्वायर माइनस 15, 15 पर की होता है 225 में से अगर आप 15 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210। ठीक है, ऐसे ही 440 की बात करें तो जैसे 440 है वो आपका किसी भी उसमें फिट नहीं बैठता। ठीक है, तो अगर हम 21 का स्क्वायर माइनस 21 करेंगे तो वो भी नहीं बैठता, तो यानी कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर अगर आप देखें तो ये 420 के अराउंड आता है। ठीक है, जो कि नहीं बैठता। 441 में से अगर आप 21 माइनस करेंगे तो 420 बैठता है, तो 440 वाला सही नहीं बैठता है। ठीक है, इसी तरह से जो 506 है उसको आप कर सकते हैं 23 का स्क्वायर माइनस 23 करके बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ये 506 आ जाएगा। ठीक, या फिर आप एक तरीका और कर सकते हैं, प्लस कर दीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 का स्क्वायर प्लस 6 यानी कि 6 का 36 प्लस 6 42। ठीक है, ऐसी ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 है तो 110 प्लस 10 110। ठीक है, 132 का भी हम ऐसा कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 121 प्लस 11 यानी कि 132। ठीक है, ऐसे ही इसको आप कर सकते हैं 14 का स्क्वायर प्लस 14 यानी 196 प्लस 14 यानी कि कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये 44 वाला नहीं बैठता है। ठीक है, ये वाला आपका बैठ नहीं पाता है। ठीक है, इसको अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 22, 22 का स्क्वायर होता है आपका अगर आप देखें तो 22 का स्क्वायर यानी 22 4 4 4 4। ठीक है, तो 484 प्लस 22 करेंगे तो 4 2 6 4 2 8 2 10 है, ये देखिए 506 बैठ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब एक पैटर्न में बैठ रहे हैं, लेकिन 440 नहीं बैठ पा रहा, तो सी वाला ऑप्शन इस तरह से करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक वेन डायग्राम है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सिंपल है, इसको आप कर सकते हैं। बी व्यापारी आदमियों को दिखाता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों ये है व्यापारी का। ठीक है, जबकि आर किसको दिखाता है, धनी आदमियों को, ये आपका धनी वाला पोर्शन है। ठीक है, और एच है वो ईमानदार को दिखाता है। तो आपसे कह रहा है कि धनी व्यापारी आदमी, तो देखिए जो धनी भी हो मतलब कि यानी कि धनी भी हो और व्यापारी भी हो, यानी कि ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, यानी कि ये वाला पोर्शन है जो दोनों है, तो यानी दो वाला पार्ट धनी व्यापारी आदमियों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं आता। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में कौन कौन आते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, यानी कि मीन, मीडियन, बोर्ड। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों दोस्तों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। ये आपके किस में आते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा गुणोत्तर माध्य भी आता है और हार्मोनिक मीन, ठीक है, यानी कि हरात्मक माध्य, ये भी आते हैं। ये 5 आते हैं। ठीक, लेकिन ये जो माध्य विचलन है ये नहीं आता दोस्तों। ठीक है, माध्य विचलन नहीं आता। ठीक है, माध्य विचलन को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है मीन डेविएशन ना। हाँ, तो मीन डेविएशन इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं भी आंकड़ों का समूह और उनके माध्य से विचलनों के बीजीय योग हमेशा, आप देखो थोड़ा सा इसमें स्टैटिस्टिक्स भी आ गई है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, मैथ्स वाले तो खैर जानते होंगे इसी तरह से कि देखिए कोई भी आंकड़ों का समूह ले लीजिए, कोई भी आंकड़ों का समूह ले लीजिए, मान लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख देता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उनके माध्य से विचलनों का बीजीय योग। देखिए इनका पहले आप माध्य निकालिए, इनका माध्य दोस्तों कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इन तीनों को आपने क्या करना है, इन सब पांचों को ऐड करना है, बट्टे 5 कर दीजिए। कैसे होगा, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14 और 1 15, तो 15 बट्टे अगर हम 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इन माध्यों से विचलनों का बीजीय योग। देखिए इससे आपने विचलन निकालना है, 1 और 3 में कितना विचलन है दोस्तों, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, -2। इसमें 2 और 3 में कितना विचलन है, -1। इसमें कितना है, 0। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अब आपको बताना है इसका बीजीय योग कितना होता है। इसका बीजीय योग हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यही आपका है कि भाई किन्हीं भी आंकड़ों का समूह का उसके माध्य से विचलनों का योग हमेशा क्या होता है, 0 होता है। बस इस परिभाषा को आप याद कर लीजिए, इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है और यही आता है डायरेक्टली। ठीक है, तो आप इसको बस एज इट इज याद कर लो, इसमें आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का आधा हो तथा ब्याज दर वर्षों की संख्या की आधी हो तो वर्षों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए आप पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए एस आई बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी गुणा आर गुणा टी बट्टे 100। ठीक है, पी मतलब होता है मूलधन
और आर का मतलब हो गया दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, अब आपसे कह रखा किसी धन का साधारण ब्याज, ये सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज, मूलधन का आधा हो, यानी कि ये आपको दे रखा पी बट्टे 2, ये जो मूलधन है ना इसका ये आधा है, बराबर आपको है। और इसके साथ कह रखा कि जो ब्याज दर है वो वर्षों की संख्या की आधी हो, ये ब्याज दर है और ये वर्षों की संख्या है टी, तो ये आर आपको दे रखा है टी बट्टे 2 गुणा टी बट्टे 100। ठीक है, ये आपको दे रखा है, बस इक्वेशन में रख देना है। देखिए यहाँ से p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, बट्टे 2 है, बट्टे 2 ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, t गुणा टी बराबर हो जाएगा t का वर्ग बराबर हो जाएगा 100। ठीक है, ये इधर चला जाएगा पक्षांतर में, तो t बराबर कितना हो जाएगा 10, तो वर्षों की संख्या कितनी हो गई 10। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि 5 पेंसिल और 2 कॉपी का मूल्य 225 है, 3 कॉपी और 4 पेंसिल का मूल्य 320 है, एक पेंसिल की कीमत क्या है? मान लेते हैं एक पेंसिल है x रुपए की, कॉपी है y रुपए की। ठीक है, 5 पेंसिल 2 कॉपी का मूल्य है 225 रुपये। अब इसको सिंपली गणितीय मदद से सॉल्व करना है। ठीक है, 3 कॉपी यानी कि 3x और 4 पेंसिल, इसका मूल्य है 320 रुपये। एक पेंसिल की कीमत निकालनी है, यानी कि आपको क्या निकालना है दोस्तों, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करिए, y को हटाइए। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, y को हटाना है। तो आपने क्या करना है, इसको 2 से गुणा कर देना है और माइनस कर देना है। ठीक है, आपने पढ़ी होगी मेथड, आपको क्या करना है इसमें सीधे y को हटाना है। ठीक है, क्योंकि आपको 3 कॉपी और 4 पेंसिल का मूल्य ना, एक सेकंड मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, रुके रुके मैंने थोड़ा गलत कर दिया। 5 पेंसिल यानी कि 4x और 2 कॉपी यानी कि 2y बराबर है 225। ठीक है, और 4 पेंसिल, यहाँ पर फिर से देखिए 4 पेंसिल, ये 5 पेंसिल है, सॉरी 5 पेंसिल, एक सेकेंड है मैं इसको थोड़ा सही से कर देता हूँ। 5 पेंसिल यानी कि 5x और 2 कॉपी यानी कि 2y बराबर है 225। हमने थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया ना इसको। और 3 कॉपियाँ, देखिए 3 कॉपियाँ क्या होगा, 3y गलत कर दिया था ना, और 4 पेंसिल, 4 पेंसिल। ठीक है, इसका मूल्य आपको कितना दे रखा है, 320 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको पेंसिल का कीमत निकालनी है, यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको y को हटाना पड़ेगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए 3 से, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से और माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब इसको करिए, 5 तियाँ होता है 15, 4 दूनी होता है 8, 15 में से आपने क्या करना है, 8 को माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा भाई 7x। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करिए। देखिए आप इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 3 पंजे होता है 15, आप मेरे संग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, 2 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। देखिए मैं भी तो आपके सामने सॉल्व ही कर रहा हूँ ना। 3 5 3 हो गया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 675 आ जाएगा। और 32 दूनी होता है 64। ठीक है, तो 640, तो 5 7 में से 4 गया 3। ठीक, तो ये 35 आ जाएगा। तो x बराबर कितना गया, 7 पंजे होता है 35, तो 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई गलती होगी तो ज़रूर बता देना कमेंट में, कभी कभार हो सकता है कि हम गलती कर जाएं कोई चीज़। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न संख्या में आपको विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 13 और 22 फिर बीच में है 70, फिर ऐसे ही 12 और 18 बीच में है 60, 17 और 26। थोड़ा दिमाग लगाइए, आसानी से आप किसको कर सकते हैं। 13 और 22 को आप ऐड करिए, देखिए क्या आएगा, 13 और 22 को ऐड करके ये आएगा 35। 35 का आप डबल कर देंगे तो मिडिल वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप जोड़ तोड़ लगा सकते हैं। ऐसे ही 12 और 18 को ऐड करेंगे तो 30 आता है, 30 का डबल कर देंगे तो 60 आ जाएगा। 17 और 26 इन दोनों को ऐड करिए, 7 और 6 होता है 13, 2 और 1 3 और 1 4, तो 43 अगर आप गुना 2 करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी कि 86 इसका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखिए निम्न में से प्रश्न है, एक के अलावा सभी एक तरीके से समान है, उस युग्म का आपको चयन करना है जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, बाबर, मुगल, कनिष्क, कुषाण, महावीर, जैन धर्म, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है इसको कि भाई देखिए यहाँ पर देखिए सभी शासक हैं और वो किस वंश से बिलोंग करते हैं ये लिखा हुआ है। लेकिन महावीर उस वंश से बिलोंग नहीं करते। महावीर क्या है, जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। ठीक है, लेकिन महावीर क्या है, उस वंश से, वो महावीर का वंश नहीं है। बाबर क्या है, मुगल वंश, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, महावीर जैन धर्म।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक कक्षा में लड़के और लड़कियां मिलाकर कुल 35 विद्यार्थी हैं। एक मासिक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 18 था। लड़के और लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत भी आपको दे रखा है 22 और 15। यदि सभी विद्यार्थी उस परीक्षा में सम्मिलित हुए तो उस कक्षा में लड़कों की संख्या आपको निकालनी है। देखिए इस प्रश्न को करने की अप्रोच कैसी है, देखिए बस आप अप्रोच सीखिए, बाकी कैलकुलेशन सब हो जाता है। देखिए मान लेते हैं लड़के हैं x, ठीक है, टोटल लड़के लड़कियां कितनी हैं, 35 हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, 35 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो सम है वो कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक है। अब एक मासिक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है, 18, यानी कि औसतन एक बच्चे को 18 मार्क्स मिले, तो कुल विद्यार्थी 35 है, तो कुल मार्क्स कितने मिले बताइए, 35 गुणा 18, ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है, 35 गुणा 18। अब देखिए लड़के तथा लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत भी आपको दे रखा है, वो दे रखा है 22 और 15, ठीक है। तो आप बताइए लड़कियों तथा लड़कों का, ठीक है, का आपको दे रखा है, लड़कियों तथा लड़कों का आपको प्राप्तांक औसत दे रखा है, ठीक। तो हमने लड़कियां मानी है ये और लड़के माने ये, तो भाई आप बताइए क्या हो जाएगा, देखिए x गुणा 15, देखिए x गुणा 15, ठीक है, ठीक है, x गुणा 15 प्लस, क्योंकि आपको साफ साफ दे रखा है ना कि जो लड़कों का है, लड़कों का औसत है 15 और लड़कियों का औसत है यानी कि 35 माइनस एक्स गुणा 22, ये इनका टोटल प्राप्तांक हो जाएगा। देखिए अगर आप लड़कों का प्राप्तांक निकालेंगे तो लड़कों का प्राप्तांक कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा भाई x गुणा 15 और लड़कियों का हो जाएगा 35 माइनस एक्स गुणा 22, ठीक है, ये इनका प्राप्तांक हो जाएगा। तो इनका जो कुल प्राप्तांक है ये इस कुल प्राप्तांक के बराबर होना चाहिए, यानी कि 35 गुणा 18 के बराबर होना चाहिए। बस अब ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बस आपको अप्रोच समझ में आ जानी चाहिए और बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप इसको आगे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 15 गुणा एक्स यानी और 15 गुणा एक्स प्लस 35 गुणा 22, ठीक है, अंदर आप ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस 22x बराबर हो जाएगा 35 गुणा 18, ठीक है। 15 में से आपने 22 को माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा भाई -7x, है ना, या +7x ही बना दीजिए, ठीक है, प्लस ले आइए, इसको इधर ले आइए और इस वाले पार्ट को इधर लेके जाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 35 गुणा 22 माइनस 35 गुणा 18, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका देखिए, अब मैं इसमें से 35 को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 35 को कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा 22 माइनस 18, 22 माइनस 18 कितना हो गया भाई, 4, ठीक है। अब आपको पता है 7 पंजे होता है 35, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए अप्रोच सॉल्व करने की, ठीक है, तो यहाँ से बी डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखिए एक कक्षा में लड़के और लड़कियां मिलाकर कुल हैं 35 विद्यार्थी। तो मान लेते हैं कि भाई लड़के हैं, थोड़ा मैं इसको बड़े में दिखाता हूँ आपको, मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं लड़के हैं x, लड़कियां हैं 35 माइनस एक्स, ठीक है। अब आपको कह रखा है कि एक मासिक परीक्षा उन्होंने दी और उनमें जो प्राप्तांक था पूरी कक्षा का वो था 18 औसत प्राप्तांक, तो यानी उन्होंने कुल मार्क्स कितने प्राप्त किए, 35 गुणा 18, ठीक है। अब आपसे कह रखा लड़के तथा लड़कियों के प्राप्तांक का औसत है 22 और 15, ठीक है, यानी कि अगर ये लड़के हैं तो इनका औसत है 15, इनका औसत है 22, तो कुल लड़कों ने कितने मार्क्स प्राप्त किए, 15x, कुल लड़कियों ने कितने मार्क्स प्राप्त किए, 35 माइनस एक्स इंटू 22, तो कुल प्राप्तांक ये हो गया और ये बराबर किसके होना चाहिए, इसके होना चाहिए 35 गुणा 18 के, ठीक है। अब ये बस आपको सॉल्व कर देना। अब देखिए अब सॉल्व करने की टेक्निक भी मैंने बहुत इजीली बताई है, कैसे कैसे मैंने इसको सॉल्व किया आप देख सकते हैं। 15x में से आप पहले 22x को माइनस कर दीजिए, 35 गुणा 22 है, बस आप इसको इधर ले जाइए, 35 कॉमन लीजिए और सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको दोस्तों कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों आज तो फिलहाल हम इतने ही क्वेश्चन इसके बताते हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा कि शाम को भी एक वीडियो लेकर आऊं। वैसे अभी मैंने उत्तराखंड जीके की वीडियो भी एक और शाम को डालनी है, तो हो सकेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आज एक और रीजनिंग की क्लास ली जाए, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
इस पूरे पेपर को मैं सॉल्व करवा दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको दूसरी ऐप में इसको पढ़ाऊं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ये पॉसिबल नहीं हो पाता कैलकुलेशन, और बच्चों को शायद दिक्कत भी आ रही होगी क्योंकि पीडीएफ के ऊपर ही मुझे सॉल्व करना पड़ रहा है। जिसमें हम अपनी जानने की मैथमेटिक्स की क्लासेस चलाते हैं, उस ऐप पर मैं आपको कोशिश करूंगा कि सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, अगर आपको काम पसंद आता है तो उसको ज़रूर शेयर करें। रीजनिंग के मैं वीडियोस आपको जल्दी ही और भी कई सारी प्रोवाइड करवाऊंगा। लोअर पीसेस के तो मैं जितने भी पेपर्स हैं वो हमको तुरंत सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा रेंजर का भी मैंने आपको बोला था कि जो इसका भी हाल में ही पेपर हुआ था, मतलब जो रेंजर का हमने जीके जीएस का तो प्रोवाइड करवा दिया था, लेकिन रीजनिंग का प्रोवाइड नहीं करवाया था आपको, तो वो सॉल्यूशन भी मैं जल्दी लेके आऊँगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा वीडियो के कारण मैं उसको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ। तो मैं जल्दी उसको भी प्रोवाइड करवा दूंगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।